नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एरीज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और जो आपके ज्योग्राफी के अध्यापक हैं सुशील सर, वो मेरे परम मित्र रहे हैं और स्कूल में हम साथ पढ़े हैं। स्कूलिंग हमने साथ की, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी हम साथ रहे, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी वो इन्होंने कहीं और से की और मैंने कहीं और से की, लेकिन मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और देखिए, जो सुशील सर हैं ये अपने विषय के बेहद बेहतरीन अध्यापक हैं और उसके साथ ही अनुभवी अध्यापक हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सुशील सर को बुलाते हैं। तो चलिए सुशील सर से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं एरीज अ पाथ ऑफ लर्निंग। जैसा कि आशुतोष सर ने बताया कि आज से आपकी ज्योग्राफी की जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो रही हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ज़्यादा टफ समझा जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है या समझ नहीं आएगा। अगर ज्योग्राफी को अच्छे से समझा जाए तो ज्योग्राफी जैसा कोई विषय है ही नहीं। इतना आसान विषय है कि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी की हमारी जो है पहली क्लास हो रही है और इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो है उसका जो अर्थ होता है वो होता है भूगोल। उसका जो अर्थ होता है वो होता है भूगोल। अभी ज्योग्राफी का मतलब क्या है? क्या भूगोल ही है? और भूगोल का अर्थ क्या है? अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो भूगोल का अर्थ है, भू का अर्थ जो होगा वो होगा भूमि और गोल का मतलब होगा गोल, कि भूमि का गोल होना ही भूगोल है। ये जो परिभाषा है, ये जो अर्थ है वो बिल्कुल गलत है कि भूमि का गोल होना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका अर्थ हमें कहां से मिलता है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है? तो ज्योग्राफी का जो मतलब है वो हमें इन दो शब्दों से मिलकर के जो बनता है ज्योग्राफी, उनसे हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। जिससे जियो प्लस ग्राफी से हमें क्या बनता है? ज्योग्राफी बनता है। और ज्योग्राफी से ही क्या है, जो ज्योग्राफी की परिभाषा है वो निकली है और बेहद अच्छी निकली है। जो जियो है उसका जो अर्थ होता है वो होता है अर्थ ही होता है। जो जियो का जो मतलब है वो होता है अर्थ, और जो ग्राफी है उसका मतलब जो होता है वो होता है स्टडी। तो अब समझ आ ही गया होगा कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है। जो ज्योग्राफी का मतलब जो होगा वो क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ द अर्थ। द स्टडी ऑफ द अर्थ इज ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी का मतलब है कि सिर्फ अर्थ का ही इसमें स्टडी करेंगे या और भी बहुत कुछ? हाँ, कि स्टडी करेंगे, अर्थ का स्टडी करेंगे, लेकिन साथ साथ क्या करेंगे कि ये धरती, ये जो अर्थ है ये, और इसके ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है, कि धरती और धरती के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है, ये समस्त ब्रह्मांड है, इसका अध्ययन भी हम किसके अंदर करेंगे? ज्योग्राफी के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। अब सबसे पहली जो बात आती है वो आती है ज्योग्राफी। सबसे पहले जो ये वर्ड था वो यूज किसने किया? बड़ी सरल सा प्रश्न है कि ज्योग्राफी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, भूगोल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ज्योग्राफी का जो सबसे पहले जो प्रयोग था वो किया यूनानियों ने। यूनानियों ने क्या किया? 20वीं शताब्दी के अंदर इसको क्या किया गया? 20वीं शताब्दी के अंदर भूगोल को एक अलग विषय के रूप में माना जाने लगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी जो वर्ड था उसका प्रयोग किसने किया? तो एक बड़े बहुत ज्यादा विद्वान हुए हैं जिनका नाम था इरेटास्थनीज। क्या नाम था? इरेटास्थनीज। उन्होंने क्या किया? इस ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो अब हमारे माइंड में
क्वेश्चन ये आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। अब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके माइंड में आ गया होगा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। बहुत सारी जो हमारी पब्लिकेशन है, लूसेंट है, स्पीडी है, वो सारे के सारे क्या बताते हैं, हिक्केटियस हिक्केटियस हिक्केटियस, कि हिक्केटियस क्या है, फादर ऑफ ज्योग्राफी है। लेकिन ये बात 99% क्या है, गलत है। 1% चांस जो कि वो भी नहीं है। तो हम कह दें कि अगर ये 100% बात गलत है कि हिक्केटियस ज्योग्राफी के फादर हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। जो ज्योग्राफी के जो असली जो फादर हैं वो कौन है, इरेटास्थनीज। कौन है, इरेटास्थनीज है, वो ज्योग्राफी के असली पितामह या जो असली फादर हैं वो माने जाते हैं आज की जो स्टडी करते हैं उसमें। तो हिक्केटियस कौन है, हिक्केटियस भाई साहब कौन है, हिक्केटियस भाई साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस। क्या नाम था, जस पीरियोडस। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ज्योग्राफी के अंदर काफी मान्यता प्राप्त है इसको, और बहुत सारे जो हैं आपके एग्जाम में उन्हें पूछा भी जाता है कि जो जस पीरियोडस है वो किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, इन हिक्केटियस भाई साहब की ये पुस्तक है जस पीरियोडस। तो इन्हें क्यों नहीं माना जाता, पहले यही कहा जाता था, लूसेंट जो पब्लिकेशन है उसमें आज भी लिखा हुआ है कि जो हिक्केटियस है वो फादर ऑफ ज्योग्राफी है, नहीं है बिल्कुल भी। जो फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो कौन है, वो है इरेटास्थनीज। हिक्केटियस ने क्या किया था, हिक्केटियस ने सिर्फ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, क्या किया था, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को के बारे में उन्होंने बताया था। वो भी किसमें बताया था, जस पीरियोडस में बताया था। इसीलिए आप अपना ये प्रश्न है वो ठीक कर लीजिए कि जो फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो कौन है, इरेटास्थनीज। ठीक है, अब हमें ज्योग्राफी के बारे में जानने की जरूरत है कि ज्योग्राफी हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। उससे पहले हमें कुछ बातें ज्योग्राफी के बारे में और जानने की जरूरत है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर क्या हुआ, भूगोल के अंदर क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के अंदर, 20वीं शताब्दी के अंदर ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में या ज्योग्राफी विषय में एक अप्रोच आई जिससे क्या कहा गया, पॉसिबिलिज्म अप्रोच कहा गया। पॉसिबिलिज्म अप्रोच कहा गया, या जिसे हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इसको कहा जाता है संभववाद। क्या कहा जाएगा, संभववाद कहा जाएगा। तो इन अप्रोच क्यों आई है, इन अप्रोच में क्या कहा गया, वो सारी बातें हमें जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिज्म अप्रोच के अंदर, संभववाद के अंदर यह कहा गया जो धरती के ऊपर, क्या कि धरती के ऊपर जो मानव है वो क्या है, सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा है, शक्तिशाली है, कुछ भी नहीं है प्रकृति मानव के सामने। ये सारी बातें किसमें की गई, संभववाद के अंदर करी गई कि भाई जो मानव है वही प्रकृति के अंदर सर्वे सर्वा है और प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग वो ढाल सकता है। ये सारी बातें मानते थे हम, बड़ी अच्छी बात थी। पूछा भाई कि मानव कैसे हुआ, पॉसिबिलिज्म कैसे हुआ, कि मानव था वो सर्वे सर्वे कैसे हो गया, कि प्रकृति ने नदियां बना दी तो मानव ने उनके ऊपर पुल बना दिया, प्रकृति ने हमें समुद्र दिए तो समुद्रों से मानव ने अपने लिए बहुत सारी चीजें खोज ली, प्रकृति ने पेड़ दिए तो मानव ने अलग अलग तरह से पेड़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी ने हमें क्या दी, पॉसिबिलिटीज दी हैं। सिर्फ संभव किसने बनाया, मानव ने, कि पृथ्वी ने, प्रकृति ने हमें पॉसिबिलिटीज दी हैं और उस सब को संभव किसने बनाया, मानव ने बनाया। अब इस अप्रोच को जो मानने वाले थे वो कौन थे, विडाल डिला ब्लास। कौन थे, विडाल डिला, जो विडाल डिला ब्लास थे वो इस अप्रोच के जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। इनका साथ जो दिया था
वो दिया था फेब्रे भाई साहब ने। ठीक है, फेब्रे भाई साहब ने क्या किया था, इनका साथ दिया था और संभववाद को बताया कि संभववाद के अंदर मानव ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर सीधी सीधी बात की जाए तो प्रकृति मानव के आगे कुछ भी नहीं है। जो सबसे जो शक्तिशाली है वो कौन है, मानव है। किसने कहा, विडाल डी लवलास ने और फेब्रे ने। अब कुछ विद्वान आए इसके उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ विद्वान और आए, उन्होंने कुछ और कहा। उन्होंने कहा भाई साहब, जो आप ये पॉसिबिलिज्म जो अप्रोच दी है, जो आपने संभववाद जो दिया है, वो तो गलत है बिल्कुल। मानव सर्वे सर्वा है ही नहीं। कैसे नहीं है? उन्होंने जो अप्रोच दी उस अप्रोच को कहा जाता है डिटरमिनिज्म अप्रोच। क्या कहा जाता है, डिटरमिनिज्म अप्रोच जो है वो कहा जाता है। अब डिटरमिनिज्म अप्रोच के अंदर क्या कहा गया, इसको जो है हिंदी में जो इसका अर्थ होता है वो होता है निश्चयवाद। क्या कहा जाता है इसको, निश्चयवाद कहा जाता है। डिटरमिनिज्म अप्रोच के अंदर कहा गया कि भाई साहब, मानव कुछ भी नहीं है, मानव कुछ भी नहीं है। जो सर्वे सर्वा जो है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो प्रकृति है। कौन है सर्वश्रेष्ठ, प्रकृति है। कि प्रकृति की इच्छा के बिना यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये बात प्रकृति क्या करती है, बार बार हमें रियलाइज भी करवाती है। इन्होंने कहा कि ये बात प्रकृति जो है हमें रियलाइज करवाती है कि मनुष्य मेरे सामने क्या है, तुच्छ है। और आजकल तो हम उदाहरण भी देख सकते हैं, पिछले 2020 से 21 से हम देखते आ रहे हैं कि प्रकृति ने मानव को कैद कर दिया, घर से नहीं निकल सकता वो। देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें तो हमारे आगे ही हो रही है। बता सकते हैं, हम खुद बता सकते हैं कि भाई मानव कुछ भी नहीं है, लाचार बेबस है प्रकृति के आगे। कि मानव ने पुल बना दिया उस नदी के ऊपर, तो नदी में बहाव आया तेज और पता नहीं उसका कहां पुल गया। मानव ने बड़े बड़े सेटअप तैयार कर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, प्रकृति 1 मिनट में अर्थक्वेक लेके आई, भूकंप लेके आई, सारा कुछ तहस नहस कर दिया। तो डिटरमिनिज्म अप्रोच वालों ने कहा कि भाई साहब, ये जो आपकी जो अप्रोच है कि मानव सर्वे सर्वा है, ये गलत है। मानव सर्वे सर्वा नहीं है। सर्वे सर्वा कौन है, प्रकृति है। कि सर्वे सर्वा जो है वो कौन है, प्रकृति है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सही भी थी। अब निश्चयवाद का समर्थन किसने किया, अब निश्चयवाद का समर्थन किसने किया, वो जो समर्थन था वो किसने किया, रेटजेल ने। कौन था, रेटजेल। रेटजेल ने क्या किया, इस बात का समर्थन किया कि भाई निश्चयवाद के अंदर क्या है, प्रकृति ही सर्वे सर्वा है और मानव तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो थी अप्रोच थी, ये किसने दी थी, ये अप्रोच दी थी आपकी रेटजेल ने। अप्रोच थी ये किसने दी थी, रेटजेल ने। तो दो अप्रोच अब तक ज्योग्राफी के अंदर आ चुकी हैं। जो पहली जो अप्रोच थी वो थी पॉसिबिलिज्म अप्रोच, जिसको क्या कहा गया, संभववाद कहा गया। क्या कहा गया, संभववाद कहा गया। दूसरी जो अप्रोच आई वो कौन सी आई, डिटरमिनिज्म अप्रोच आई। डिटरमिनिज्म को क्या कहा गया, निश्चयवाद कहा गया, निश्चयवाद कहा गया। और जो निश्चयवाद किसने दिया, ये आपका दिया था फेब्रे ने दिया था, और विडाल डी संभववाद था वो आपका विडाल डी लवलास ने दिया था, और निश्चयवाद किसने दिया था, आपका रेटजेल ने दिया था। ये सारी बातें हुई। अब जो एक तीसरी अप्रोच और आई 21वीं शताब्दी के अंदर, 21वीं शताब्दी के अंदर एक अप्रोच और आई जिसको क्या कहा गया, नियो डिटरमिनिज्म कहा गया। क्या कहा गया, नियो डिटरमिनिज्म कहा गया। और ये जो नियो डिटरमिनिज्म अप्रोच थी, इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया कि ना तो प्रकृति सर्वे सर्वा है और ना ही मानव सर्वे सर्वा है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कहा गया कि दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। कि
कि प्रकृति के बिना मानव अधूरा है और मानव के बिना प्रकृति अधूरी है, यानी कि दोनों का काम नहीं चल सकता, इसलिए दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये सारी बातें किसके अंदर कही गई, ये नियो डिटरमिनिज्म अप्रोच के अंदर कही गई। किसके अंदर कही गई, नियो डिटरमिनिज्म अप्रोच के अंदर कही गई। नियो डिटरमिनिज्म अप्रोच किसने दिया, वो दिया जो रैटजेल की एक शिष्या थी, उन्होंने क्या दिया था, ये सारा कुछ दिया था, जिसका नाम क्या था, जिनका नाम था कुमारी सैंपल। क्या नाम था, सैंपल। इन्होंने क्या किया था, नियो डिटरमिनिज्म अप्रोच दी थी। ये बात हुई ज्योग्राफी के अंदर कि 3 अप्रोच थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। संभववाद किसने दिया, तो संभववाद किसने दिया, विडाल डिला ब्लास ने दिया, विडाल डिला ब्लास ने, और एक और भाई साहब थे, इनके साथ कौन थे, फेब्रे ने दिया। तीसरी थी तो निश्चयवाद डिटरमिनिज्म अप्रोच, वो किसने दी, वो रैटजेल ने दी। और जो तीसरी थी कौन सी, नियो डिटरमिनिज्म, वो किसने दी, कुमारी सैंपल ने दी। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, नियो डिटरमिनिज्म अप्रोच कहा जाता है, जिसमें क्या था कि ना प्रकृति सर्वे सर्वा है और ना ही मानव सर्वे सर्वा है। ये सारी बातें हुई। अब हमें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना क्या है, एक नई बात हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है, ज्योग्राफी स्टार्ट कैसे हुई, कि बहुत बार हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो इतना बड़ा जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये कहां से आया, इसकी रचना कैसे हुई। बहुत सारे धर्मों में, एवरी रिलीजन, किसी भी धर्म के बारे में आप पढ़ लो, क्या कहा जाता है कि भगवान ने प्रकृति को बनाया। क्या वास्तव में भगवान ने बनाया इस सारे संसार को, इस यूनिवर्स को, ठीक है, क्या ब्रह्मा जी ने, हम जब पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया, भोलेनाथ ने कहा, वो सारी बातें हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था कि सारे यूनिवर्स को ब्रह्मा जी ने बनाया है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यूनिवर्स है वो कैसे बना, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो कैसे बना, इन सब के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब ब्रह्मांड कैसे बना, इसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में। ब्रह्मांड देखो कि जो ब्रह्मांड के जो बनने की कहानी है वो 1-2 साल की कहानी नहीं है, 1-2 साल की कहानी नहीं है। ये सारी घटनाएं घटी हैं 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि आज से 13.6 बिलियन साल पहले एक घटना हुई, और उस घटना के कारण ही क्या हुआ, हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, हमारा यूनिवर्स बना, हमारा ब्रह्मांड बना, उसी से हमारी पृथ्वी बनी, उसी से हमें बहुत सारे जो ग्रह हैं वो मिले हैं। तो हमारी पृथ्वी कब बनी, जो पृथ्वी थी यानी कि जो अर्थ थी वो कब बनी, अर्थ बनी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स एगो। ये सारी बातें हुई कि 13.6 साल पहले क्या हुआ, बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी कब बनी, आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। पृथ्वी के ऊपर मानव कब आया, ये बड़ी मजे की बात है कि पृथ्वी के ऊपर जो मानव था, ह्यूमन था, होमोसेपियंस था, वो कब आया। होमोसेपियंस मानव को कहा जाता है साइंस की टर्म में कि मानव था वो कब आया। जो मानव था वो सिर्फ आज से 4 से 5 लाख साल पहले ही धरती पर आया है, 4 से 5 लाख साल पहले इस धरती पे आया है। यानी कि मानव क्या है, बड़ा नया नवेला इंसान है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है मानव धरती के ऊपर। मानव सिर्फ 4 से 5 लाख साल पहले ही इस धरती के ऊपर आया है एज कंपेरिजन टू दिस। अगर इसकी बात की जाए तो बहुत पुरानी बात है। अब 13.6 साल पहले तो मानव था नहीं, कि 13.6 साल पहले मानव था नहीं, तो हमें कैसे पता चला कि यूनिवर्स कैसे बना, कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो उन सब चीजों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि यूनिवर्स बना कैसे। अब यूनिवर्स बनने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां थी, वो आई धीरे धीरे,
बहुत ज्यादा सिद्धांत थे वो दिए गए कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। उसके पीछे जो बात करे जाए तो दो थ्योरियां आई, एक कहा जाता है दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत एक ये आया, एक जो कहा जाता है स्फीति सिद्धांत कहा जाता है, स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेमेटरी अप्रोच। ये कहा जाता है कि इन सब की मतलब जो है इनके कारण यूनिवर्स बना। लेकिन ये दोलन सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत, इनको बहुत सारे जो भूगोलवेता थे, ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि भाई साहब ना तो दोलन सिद्धांत के कारण यूनिवर्स बना है और ना ही स्फीति सिद्धांत के कारण यूनिवर्स बना है। जो यूनिवर्स जो बना है वो आपका बना है एक विस्फोट के कारण, एक विस्फोट के कारण, एक बैंग के कारण। किसके कारण? एक बैंग के कारण। बैंग का मतलब क्या होता है? विस्फोट ही होता है कि विस्फोट के कारण क्या बना? हमारा ब्रह्मांड बना। अब विस्फोट किसमें हुआ? ये भी सोचने की बात है कि भाई साहब कुछ होगा कि किसी चीज का अस्तित्व तो रहा होगा इस यूनिवर्स से पहले, उसी के अंदर विस्फोट होगा। और विस्फोट किसके अंदर हुआ? देखो कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले पूरा जो यूनिवर्स था वो एक पॉइंट मात्र था, एक पॉइंट था, एक गोला था जो कि शून्य था, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर बात की जाए मास की, द्रव्यमान की, इन्फिनिटिव था, अनंत था। अगर बात की जाए टेम्परेचर की, वो भी क्या था? इन्फिनिटिव था, वो भी अनंत था, कुछ पता ही नहीं। समस्त ऊर्जा का जो केंद्र था वो कौन था? ये भाई साहब, ये शून्य था, ये शून्य था। मास इन्फिनिटिव और टेम्परेचर भी क्या था? इन्फिनिटिव था इसके अंदर। टेम्परेचर इन्फिनिटिव और मास भी इन्फिनिटिव इसके अंदर रहा। अब किसी भी चीज के अंदर मास और टेम्परेचर अगर अनंत रहेगा तो एक चीज ऐसी भी आएगी, एक टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा जब इस चीज में क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। अचानक से इस गोले के अंदर एक विस्फोट हुआ, किसके कारण? मास और टेम्परेचर के कारण, अनंतता के कारण क्या हुआ? इस गोले के अंदर क्या हो गया? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे क्या कहा जाता है? बिग बैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग। बिग बैंग वैसे अमेरिका का एक सीरियल भी है, उस पर मत जाना आप, जब आप गूगल करोगे वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। बिग बैंग, तो बिग बैंग क्या है? इसको कहा जाता है महाविस्फोट, महाविस्फोट का सिद्धांत। इस महाविस्फोट के सिद्धांत के कारण ही क्या हुआ? हमारा जो यूनिवर्स था वो बना। हमारा यूनिवर्स क्या बना? बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन थे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बिग बैंग बहुत बार पूछा जाता है। एसएससी में तो फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, एचएसएससी में भी बहुत बार पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी? तो एक भाई साहब थे, कौन थे? जॉर्ज लेमंतेयर। कौन थे? जॉर्ज लेमंतेयर। उन्होंने क्या दिया? एक थ्योरी दी जिसको क्या कहा जाता है? महाविस्फोट का सिद्धांत है, वो कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी है, वो कहा जाता है। और इस विस्फोट के कारण ही, अब एक टूक था, आप एक चीज लगा लो, आपके पास एक गुब्बारा है, उसके अंदर फुली हवा जो है वो भरी हुई है, तो ये कॉमन सेंस की बात है भाई कि कुछ छोटे टुकड़े बनेंगे, कुछ उससे बड़े टुकड़े बनेंगे, कुछ और ज्यादा बड़े बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें हुई कि जब इसके अंदर विस्फोट हुआ, जब इसके अंदर विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट से क्या हुआ? बहुत सारी गैसें निकली, बहुत सारे धूलकण निकले और बहुत बड़े बड़े क्या निकले? पिंड निकले। अब लड्डू फुटेगा तो भाई बड़े बड़े भी निकलेंगे, छोटे छोटे बूंदियां भी निकलेंगी, तो बूंदियां भी निकली, सारी चीजें इसके अंदर से निकली। किसके अंदर से? इस शून्य के अंदर से, इस गोले के अंदर से। अब इसके अंदर से जो सारी चीजें निकली उनको हमने अलग अलग नाम दे दिया। क्या नाम दिया? जो बड़े बड़े जो पिंड निकले उनको हमने कहा ग्रह। क्या कहा? ग्रह कहा। जो छोटे छोटे निकले उसको हमने क्या कहा? क्षुद्र ग्रह कहा।
क्या कहा? क्षुद्र ग्रह कहा, यानी कि छोटे ग्रह कहा हमने। और जो धूलें और गैसें निकली वो आज भी हमारे इस यूनिवर्स के अंदर विद्यमान है, स्थापित है और हमें दिखाई देती हैं। ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हमारा यूनिवर्स ऐसे बना। अब इस यूनिवर्स के अंदर चीजें जो बनी वो क्या क्या बनी, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है और एग्जाम देना है, और देना ही क्लियर भी करना है पढ़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई ये जो यूनिवर्स बना, इस यूनिवर्स से हमें क्या क्या मिला। तो यूनिवर्स से हमें सबसे पहले मिला सन। क्या मिला? सन। उसके बाद क्या मिले? प्लेनेट मिले। क्या मिले? प्लेनेट मिले, ग्रह मिले, तारे मिले। ठीक है, क्या मिले? तारे मिले, आकाश गंगाएं मिली। गलत मत समझ जाना, आकाश गंगाएं कि जो आकाश के अंदर जो गंगा, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। गैलेक्सीज, ठीक है, गैलेक्सीज मिली। ठीक है, उपग्रह मिले, उपग्रह मिले, क्षुद्र ग्रह मिले, वो सारी चीजें हमें मिली। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, धीरे धीरे सबके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सन एक ग्रह क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ग्रह है क्या। तो जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हैं। सूर्य के चारों ओर, अगर ये सूर्य मान लिया जाए तो ये चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। क्या बात काफी है कि ग्रह के लिए ये डेफिनेशन काफी है कि भाई जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे वही ग्रह कहलाएंगे? नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। कि ग्रह होने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, कुछ शर्तें जरूरी हैं, वो सारी चीजें हमें जाननी भी बेहद जरूरी है कि ग्रह किसे कहेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हो। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हो। दूसरी बात क्या है कि इनकी अपनी कक्षा होनी चाहिए, इनकी अपनी कक्षा होनी चाहिए। तीसरी बात, ये किसी अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर ना लगाते हों। तीसरी बात क्या है कि हमने तीन बातें जानी कि हमें ग्रह किसे कहेंगे, प्लेनेट किसे कहेंगे। प्लेनेट होने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं। दूसरी बात हमने क्या जानी, किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर चक्कर ना लगाते हों। और तीसरी बात जो हमने जानी वो हमने क्या जानी, उनकी अपनी कक्षा होनी चाहिए। जब हम पढ़ते थे तब ग्रहों की संख्या कितनी बताई जाती थी? 9 बताई जाती थी, लेकिन आज 9 नहीं है। आज कितनी है? 8 है। आज जो ग्रहों की संख्या जो है वो 9 से घट करके 8 हो गई है। क्यों हो गई है? एक ग्रह था वो कम कर दिया गया। कौन सा ग्रह कम हो गया? प्लूटो। अब जो प्लूटो भाई साहब थे उसको पहले ग्रह कहा जाता था, प्लेनेट कहा जाता था, लेकिन अब इसको प्लेनेट नहीं कहा जाता। अब इसको ग्रहों की स्थिति से, यानी ग्रह के जो ताज था उसको मानने से इंकार कर दिया कि भाई तू ग्रह नहीं है, अब तू बोना ग्रह है। तो क्यों निकाल दिया गया प्लूटो को? अब भी 2016 में, 2006 में एक मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई? IAU की। IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की मीटिंग हुई 2006 में। कहां हुई? ये प्राग में हुई। चेक गणराज्य के अंदर है ये, चेक गणराज्य के अंदर। यहां पर क्या हुई? एक मीटिंग हुई और वहां पर क्या निर्णय लिया गया? इन प्लूटो को के ऊपर निर्णय लिया गया और प्लूटो को क्या कर दिया? ग्रहों से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी कक्षा नहीं थी, इसकी अपनी कक्षा नहीं थी, अपितु ये किसी दूसरे ग्रह के अंदर ही क्या करता था? अपनी जो है परिक्रमा पूरी कर रहा था। कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, वही ग्रह है। अब ये भाई साहब प्लूटो क्या कर रहे थे? सूर्य के चारों ओर ना करके किसके चारों ओर? वरुण के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे थे। हिंदी में इसको कहा जाता है यम।
क्या कहा जाता है? यम, यानी कि बोना ग्रह इसको आजकल कहा जाता है। 2006 में इससे क्या छीन लिया गया था? ये नाम छीन लिया गया था कि ये ग्रह है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। वो ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आता है वो आपका आता है बुध, दूसरा जो आता है वो आपका आता है शुक्र, तीसरा जो आता है वो आपकी आती पृथ्वी, चौथा जो आता है, फोर्थ जो आता है वो आपका आता है मंगल यानी कि मार्स, उसके बाद कौन सा आता है? बृहस्पति आता है यानी कि जुपिटर, बृहस्पति ग्रह ये आता है। छठा जो आता है वो आपका आता है शनि यानी कि सैटर्न, चढ़ जाए तो बहुत भारी, समझ रहे हो ना कि सर पे चढ़ जाए तो बहुत भारी, वैसे बहुत हल्का, लेकिन दिमाग पे चढ़ जाए, सर पे चढ़ जाए तो बहुत भारी, उधरना मुश्किल। सातवां जो है वो क्या है? वो आपका अरुण है। और आठवां जो है वो कौन सा है? वो वरुण है। और नौवां जैसे कि मैंने बताया कौन सा था? प्लूटो था, यम था। इसको ग्रहण की दिशा से यानी ग्रहों की इनसे निकाल दिया गया है। अभी इनसे बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो आपका जो पीछे एग्जाम हुआ था, एक सीधा सीधा क्वेश्चन बना था कि भाई कौन से ग्रह आंतरिक हैं, कौन से ग्रह बाह्य ग्रह, इंटरनल एक्सटर्नल प्लैनेट्स के बारे में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। अभी पीछे जो एग्जाम हुआ था उसमें आप क्वेश्चन आया था कि पहले जो 4 हैं उनको कहा जाता है इंटरनल प्लैनेट, इंटरनल प्लैनेट्स, और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो लास्ट के जो 4 हैं उनको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल प्लैनेट्स कहा जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारा कुछ बताया जाता है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सब हमें पढ़ना है ग्रहों के बारे में। अब ग्रह जो है ये 8 के 8 जो ग्रह है आपको याद रहेगा ना, इंटरनल एक्सटर्नल। ये मान लो बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। अगर बात की जाए बृहस्पति कितना बड़ा है तो हमारी पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। अगर बृहस्पति को फुटबॉल मान लें, पृथ्वी एक मटर के दाने के बराबर है। अब सोच सकते हो आप, तो ये तो ढक लेगा इन चारों को ढक लेगा। अब जो ढके हुए हैं, जो अंदर की तरफ है, वो कौन से हो जाएंगे? इंटरनल हो जाएंगे। जो बाहर हैं, जो बड़े से इस साइड हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो एक्सटर्नल हो जाएंगे। अब एक बात और बड़ी सोचने की है, और जब ऑफलाइन जो क्लासेस होती है तो बच्चे पूछते भी हैं कि सर कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इस सूर्य के अंदर क्यों नहीं चले जाते? सोचने की बात है, बच्चों के दिमाग में बहुत बार आता है, क्योंकि ऑफलाइन में जो पढ़ाने का जो मजा है वो अलग ही होता है, आपको पता है, और पढ़ने का भी मजा होता है। अब इसको मान लेते सूर्य। अब ये हमारा हो गया सन। अब इसके और चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब। तो ये जो ग्रह हैं चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये सूर्य के अंदर क्यों नहीं घुस जाते भाई? ये क्या बात हुई कि सूर्य के अंदर कभी घुसते ही नहीं है ये? तो यहां पर 2 तरह के बल काम करते हैं। कौन से? 2 तरह के जो बल हैं, जो फोर्स हैं, वो काम करते हैं। एक तो आपको पता होगा कि जो ग्रह होते हैं वो या तो गोल होते हैं या स्फेरिकल होते हैं, समझ रहे हो ना? या तो गोल होते हैं या स्फेरिकल होते हैं। तो अब यहां से जो सूर्य के जो तरफ से जो बल लगता है वो लगता है ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व। कौन सा बल लगता है? गुरुत्व बल लगता है। और ग्रहों की तरफ से क्योंकि घूमते हैं चारों ओर, और आपको पता है जब भी कोई गोल चीज घूमेगी वो बल कहां लगाएगी? वो अंदर की तरफ लगाएगी या बाहर की तरफ लगाएगी? वो बल हमेशा किसकी तरफ लगाएगी? बाहर की तरफ लगाएगी। वो बाहर की तरफ मतलब धकेली जाएगी। तो यही एक प्रमुख कारण है कि यहां पर एक तो गुरुत्व बल लगता है, दूसरा जो बल लगता है कौन सा लगता है?
दूसरा बल के बाहर धकेलने वाला आपने सुना होगा, कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय जो बल है वो यहां पर लगता है, गुरुत्व और अपकेंद्रीय बल यहां पर लगता है। इसलिए मेन कारण यही है कि सूर्य के अंदर नहीं घुस जाते, नहीं तो भाई साहब अनर्थ का, सब कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता, पृथ्वी ही नहीं होती, कोई ग्रह ही नहीं होता। तो यहां अपकेंद्रीय बल के द्वारा, कैसे अपकेंद्रीय बल कैसे लगता है? मान लो आपने एक जो धागा लिया और उसके ऊपर आप क्या करो, बांध लो उसे, और जब तक आप उसको घुमाते रहते हो वो अंदर की तरफ नहीं आता, वो किसकी तरफ जाता है? बाहर की तरफ जाता है। और जब आप रुक जाते हो तो ऐसा भी नहीं कि वो आपके माथे के साथ टकरा जाता है, ऐसा भी नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि वो धीरे जाता है, वो सीधे में नहीं जाता, बिल्कुल सीधा नहीं गिरता। वो क्या करता है? बाहर की तरफ बल लगाता है, उसको ही क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल है वो कहा जाता है। और यहां पर अपकेंद्रीय बल ही लगता है। अब सन, थोड़ा बहुत सन के बारे में जान लें कि सन क्या है भाई, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है। अब बच्चों के दिमाग में आता है सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही बात है भाई, सन इज ए स्टार। तारा किसे कहेंगे? क्योंकि हमें सब कुछ तो इससे मिला था, एक थ्योरी पढ़ी थी बिग बैंग, इस बिग बैंग से तो हमें तारे भी तो मिले थे। ग्रह तो हमने पढ़ लिया, जो गोल होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जिनकी अपनी कक्षा होती है, उनको हम ग्रह कहते हैं। तो भाई साहब तारा किसको कहेंगे? तारा हम उसको कहेंगे जिनका अपना प्रकाश होता है, जिनका अपना प्रकाश होता है, उनको क्या कहेंगे? हम तारे कहेंगे। तो सूरज भी क्या है? एक तारा है। अब इनमें प्रकाश कैसे आता है? अब इनमें प्रकाश कैसे आता है? तो प्रकाश भाई साहब आता है, सूर्य वो गैसों से बना हुआ होता है, और यहां पर क्या करते हैं? 4 हाइड्रोजन के अणु, 4 H2 मिलकर के क्या बनाते हैं? एक हीलियम का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? कि 4 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। और जब ये प्रोसेसिंग जो होगी तो वहां पर लाइटिंग तो ऑब्वियसली होगी। आपको पता होगा कि जो प्रोसेस होगी तो यहां पर चमक तो होगी ही होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा और प्रकाश तो अपने आप हो ही जाएगा। तो चमक जिन की होती है वो क्या होते हैं? तारा होता है, सूरज होता है। सूरज के बारे में थोड़ी बेसिक जो बातें हैं वो भी जान लेते हैं कि सूरज क्या है। देखो सूरज ये रहा, सूरज पर चमकता कैसे है कि 4 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के क्या करते हैं? एक हीलियम का निर्माण करते हैं, तब ये भाई साहब चमकता है। अगर यहां के टेम्परेचर की बात की जाए तो 1.5 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर है इस भाई साहब का। सब कुछ नजल के नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पता नहीं कितनी दूर है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ध्यान रखना, ध्यान से सुनना कि सूरज और जो पृथ्वी है उसके बीच की दूरी कितनी है, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, बताना है, ठीक है? आई होप बता दोगे। तो 10⁻⁷ ये क्या है? सूरज का टेम्परेचर। किसका? ये क्रोड का, अंदर का, आंतरिक केंद्र का टेम्परेचर है, केंद्र का टेम्परेचर है कितना? ये सारा। और यहां पर कितना है? 6 लाख केल्विन। यहां पर कितना है? 6 लाख केल्विन टेम्परेचर है, वो यहां का है, इसकी सतह का है। अब पृथ्वी के ऊपर जो कुल टेम्परेचर का अगर बात की जाए कितना भाग आता है तो 0.001% ही इसकी लाइट आती है। इतना टेम्परेचर क्या करता है? पृथ्वी को मिलता है। और आप जून जुलाई में जैसे आज के दिनों में आप देख सकते हो कि धरती का टेम्परेचर कितना ज्यादा है। अगर यहां पर पूरा 100 का 100 अगर आ जाए तो क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा, समझ सकते हो। एसी फ्रिज सब कुछ आपका नष्ट हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो सूरज के बारे में इतना जानना बहुत काफी है कि सूरज क्या है। सूरज एक तारा है और तारे जैसे बता दिया, तारों का अपना प्रकाश होता है। वो सारी चीजें आप जान चुके हो। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। ज्योग्राफी क्या है, किसने प्रयोग किया, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। फादर ऑफ ज्योग्राफी आई थिंक आपको अब ध्यान रहेगा
हिक्केटियस भाई साहब नहीं है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटास्थनीज, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, और जिसने प्रयोग किया अब उसी का तो नाम होगा। हम हिक्केटियस को कैसे कहेंगे? तो हिक्केटियस नहीं है। दूसरी बात हमने पढ़ा अप्रोचेस के बारे में। 3 अप्रोच टाइम के साथ आई, पॉसिबिलिज्म अप्रोच, डिटरमिनिज्म अप्रोच, नियो डिटरमिनिज्म अप्रोच, उन सब के बारे में जाना। वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, जाननी है। यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, ये आज हमने जान लिया। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या है, किसने दी, ठीक है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। थोड़ा बहुत हमने ग्रहों के बारे में जाना कि ग्रह क्या है, ये सारी चीजें हमने जानी। सूर्य क्या है। आज का सेशन है वो यहीं पर खत्म करते हैं, और जो कल जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एक एक ग्रह को बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से जानेंगे, और आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और साथ साथ आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से जाननी है, और जल्दी नहीं करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से हम अच्छी अच्छी चीजें हैं वो पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, और आराम से अपने एग्जाम है वो क्लियर करेंगे। कल हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, और भाई वो क्या बोलते उसको, सब्सक्राइब वो कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।